अपने आप को तमाम इंडियंस का लीडर कहलाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी असल में किस तबके के, किस क्लास के लीडर थे? क्या वो सिर्फ हिंदुओं के लीडर थे या वो मुसलमानों के लीडर थे? किस तबके के मुफादात के लिए काम कर रहे थे? ये वो ऐसा सवाल है, ये वो ऐसी डिबेट है जो आज तक सब कॉन्टिनेंट के हिस्टोरिकल हलकों में चल रही है। सब कॉन्टिनेंट ही क्या, दुनिया भर में जहां गांधी पर रिसर्च की जा रही है, ये सवाल सामने रखा जाता है कि गांधी असल में किन क्लासेस की, किन सेगमेंट्स की तर्जुमानी कर रहे थे। बुनियादी तौर पर शुरू में ही हम देख लें कि ये दोनों बातें ही हिस्टोरिकल रियलिटी के, तारीखी हकीकत के बिल्कुल खिलाफ है। गांधी अगर सिर्फ हिंदुओं के लीडर होते तो क्या गांधी की ही पॉलिटिकल स्ट्रगल के दौरान जो आरएसएस थी या हिंदू महासभा के लीडर थे वो गांधी के खिलाफ इस एक्सट्रीम पर जाते? और सबसे बढ़कर 1947 की पार्टीशन के बाद गांधी जिस तरह मुसलमानों को बचा रहे थे और दिल्ली में और कोलकाता के इलाकों में बैठ कर ये ऐलान कर रहे थे कि हिंदुओं को चाहिए कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी वापस कर दें, मुसलमानों की मसाजिद उनको वापस कर दी जाए, और इसके रद्द अमल में गांधी को फिर कट्टर इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से, नथुराम गोडसे जैसे हिंदू की तरफ से, हिंदू महासभाई लीडर की तरफ से 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हलाक ना किया जाता अगर वो सिर्फ हिंदुओं के लीडर होते। इसी तरह अगर गांधी सिर्फ मुसलमानों के लीडर होते, हिंदुओं के दावे के साथ साथ अगर मुसलमानों के भी लीडर होते, तो 1945 और 1946 में इंडिया में जो इलेक्शंस हो रहे थे इनमें मुसलमानों की अक्सरियत गांधी की कॉल पर कांग्रेस और कांग्रेस की जो हमनवा जमातें थी उनको वोट देती, ना कि मुस्लिम लीग को वोट देती जो मुसलमानों की वाज़ेह अक्सरियत थी 1945-46 में। वो वाज़ेह तौर पर उन्होंने गांधी के पैगाम के खिलाफ मुस्लिम लीग को वोट दिया। तो इससे साबित हुआ कि असल में गांधी ना सिर्फ हिंदुओं के लीडर थे और ना मुसलमानों के लीडर थे। तो गांधी फिर किस गांधी जो गांधीइज्म है वो किस कॉन्टेक्स्ट का इजहार था, ये हम समझेंगे, जानेंगे आज रीथिंक विद उमर जावेद में। हिस्ट्री को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश और जुस्तजू करने वाले तमाम स्टूडेंट्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। कोई शक नहीं इसमें कि 1915 में जब गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए, गांधी यानी साउथ अफ्रीका जा चुके थे, इंग्लैंड से बाहर करने के बाद इंडिया आए और फिर 1893 में वो साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो रेशल डिस्क्रिमिनेशन थी, खास तौर पर इंडियंस के खिलाफ, ब्लैक्स के खिलाफ, वहीं पर गांधी ने अपनी स्ट्रगल भी शुरू की। गांधी ने वहां पर अपनी जदोजहद शुरू की, बल्कि गांधी की जो फिलॉसफी डेवलप हुई वो भी साउथ अफ्रीका में हुई। और इसमें कोई शक नहीं कि 1915 में जब गांधी वापस आए तो 2 से 3 सालों के अंदर अंदर उन्होंने इंडिया की पॉलिटिक्स को मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया, कांग्रेस का धारा मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया, इसे मैसेज की पार्टी बनाकर रख दिया। खास तौर पर उनकी गांधी के अगर स्ट्रगल का आगाज देखा जाए तो 1919 में जो रोल्ड एक्ट आया था, मार्च 1919 में अंग्रेजों ने रोल्ड एक्ट लेकर आए थे। ये एक बड़ा ड्रैकोनियन लॉ था जिसके तहत इंडियंस को गिरफ्तार किया जा सकता था, बगैर वजह बताए गिरफ्तार किया जा सकता था, उन पर ट्रायल का हक, और एक ड्रैकोनियन लॉ था जिसके खिलाफ इंडिया में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर इस पर स्ट्राइक्स हुई। कई लॉ मेकर्स ने जो लेजिस्लेटिव असेंबली में थे, सेंट्रल असेंबली में थे, उन्होंने इस्तीफा भी दिया। मोहम्मद अली जिन्ना इसकी एक मिसाल है जिन्होंने इस रोल्ड एक्ट के खिलाफ इस्तीफा दिया। और गांधी ने भी इस रोल्ड एक्ट के खिलाफ इंडिया में फर्स्ट टाइम एक मैस लेवल की हड़ताल करने का ऐलान किया। ये हड़ताल मार्च 1919 में रोल्ड एक्ट आता है और अप्रैल में गांधी 6 अप्रैल को गांधी पूरे इंडिया में एक बड़े लेवल की मैस एक हड़ताल का ऐलान करते हैं और वो हड़ताल काफी कामयाब भी थी। लेकिन हमें अब देखना होगा कि कहां यानी कब जो अहम बात है 1915 में यानी गांधी के आने के बाद से लेकर 1947 तक कई मौके ऐसे आए, खास तौर पर वो 3 से 4 बड़े अहम मौके थे जब रेवोल्यूशन बिल्कुल इंडिया की दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। वो रेवोल्यूशन भी ऐसे कि जिससे ना सिर्फ ये कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को, अंग्रेजी दौर को सीधा
एक नुकसान होना था, बल्कि यहाँ का जो पुराना फ्यूडल स्ट्रक्चर था, यहाँ की जो जागीरदारी निजाम थी, यहाँ का जो ब्राह्मणवाद था, यहाँ का जात पात का सिस्टम था, यहाँ का जो क्रोनी कैपिटलिज्म था, वो भी बुरे तरीके से मुतासिर होना था। लेकिन कैसे गांधी की टैक्टिक्स की वजह से, गांधी की पॉलिटिक्स की वजह से ये स्ट्रक्चर बचा रहा, जागीरदारी खत्म नहीं हो पाई, जात पात खत्म नहीं हो पाई, जो एक्सप्लॉयटेशन थी कैपिटलिज्म की वो भी खत्म नहीं हो पाई। गांधी क्या क्या वो ऐसे मौके थे, क्या क्या वो ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स थे जहां गांधी की पॉलिटिक्स की वजह से ये रेवोल्यूशन नहीं आ पाए, ये बड़ी तब्दीलियां इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में नहीं आ पाई। तो रोल्ट एक्ट 1919 में जिस तरह मैंने कहा कि हड़ताल, बहुत बड़े लेवल की हड़ताल का गांधी ने ऐलान किया, खुद उसको बंबई से लीड भी किया अप्रैल 1919 में। और फिर इसी रोल्ट एक्ट के एहतजाज जब चल रहा था तो अमृतसर जलियांवाला बाग में मशहूर ये वाकया हुआ जिसमें ब्रिगेडियर डायर ने निहत्ते अफराद पर गोलियां बरसाई। और इसमें कहा जाता है, जो सरकारी शुमार अंग्रेजों ने दिए वो तो 350 के लगभग थे, लेकिन कहा जाता है कि 350 से लेकर 1500 बिल्कुल मासूम निहत्ते अफराद जो है वो जान भाग हुए। तो अप्रैल के मिड में ही 1919 अप्रैल के मिड में ही गांधी ने इस हड़ताल की कॉल को वापस ले लिया। अब गांधी जो 1920 में अहम काम करने जा रहे थे, सितंबर 1920 में अहम काम करने जा रहे थे, ये बड़ा अहम था। इसका बैकग्राउंड ये कि 1920 में एक तो बड़े लेवल पर इंडिया में मैस स्ट्राइक्स हो रही थी, वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे। 1,25,000 के लगभग रिकॉर्ड में है कि जनवरी 1920 में वर्कर्स की तरफ से, मजदूरों की तरफ से अपने हकूक को लेकर हड़तालें की जा रही थी, स्ट्राइक्स की जा रही थी। और इसके साथ साथ जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, इनकी क़यादत में एक तहरीक खिलाफत भी शुरू हो रही थी। ये तहरीक खिलाफत थी कि किस तरह तुर्की में जो खलीफा का कंट्रोल है उसको बरकरार रखा जाए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड ओटोमन एम्पायर के खिलाफ था। ओटोमन एम्पायर की सीधी टक्कर इंग्लैंड के साथ थी, इंग्लैंड और फ्रांस को कामयाबी हुई थी। तो यहाँ के जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने एक तहरीक शुरू कर रखी थी कि जो ओटोमन एम्पायर है इसकी हिफाजत की जाए। अब सितंबर 1920 में कांग्रेस का इजलास होता है। इस इजलास में कोलकाता में स्पेशल सेशन होता है। इसमें एक बड़ा अहम जो है वो इनिशिएट किया जाता है कांग्रेस की तरफ से, जिसका वाज़े इजहार हमारे सामने दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का इजलास हुआ उसमें सामने आता है। इसमें होता क्या है कि तहरीक खिलाफत और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये आपस में अलायंस करते हैं। यानी गांधी कहते हैं तहरीक खिलाफत के लीडर्स को कि मैं आपके इस मुतालबे की सपोर्ट करूंगा, ओटोमन एम्पायर को बचना चाहिए। और जो मुस्लिम लीडर्स हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर जैसे, मौलाना शौकत अली जैसे, वो कहते हैं कि हम कांग्रेस की सपोर्ट करेंगे। यहां पर कांग्रेस तहरीक खिलाफत के साथ, खिलाफती लीडर्स के साथ मिलकर नॉन कोऑपरेशन का ऐलान करती है, जिसको सत्याग्रह भी कहा जाता है। यह सत्याग्रह एक पैसिव रेजिस्टेंस होती है। असल में यहाँ ये चीज भी समझना जरूरी है कि मोहनदास करमचंद गांधी पर जिन थॉट्स के, जिन फिलॉसफीज के असरात थे, उनमें जो बड़े नाम है, एक तो वो जो पुराना हिंदू स्पिरिचुअलिज्म था उसके असर था, रामायण महाभारत का असर तो था ही था, लेकिन इसके साथ साथ मोहनदास करमचंद गांधी पे अमेरिकन फिलोसोफर थे हेनरी डेविड थेरो 19वीं सेंचुरी के, इनका बड़ा गहरा असर था। R.W. एमरसन, इनका एमरसन का जो तस्वर था पैसिव रेजिस्टेंस का, अदम तशद्दुद का, नॉन वायलेंस का, इसका असर था। और इन सबसे बढ़कर जो लियो टॉल्स्टॉय थे, रशिया के बहुत बड़े दानिश्वर, मुफक्कर, नॉवेलिस्ट, इनको बहुत बड़े यानी एक मुफक्कर हम कह सकते हैं रशिया के टॉल्स्टॉय, इनका बहुत ज्यादा असर था। जो टॉल्स्टॉय का तस्वर था एक पैसिव रेजिस्टेंस का, टॉल्स्टॉय का तस्वर था एक एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, अदम तशद्दुद का, इस पर इतना ज्यादा असर था कि गांधी ने साउथ अफ्रीका में अपने एक आश्रम का, अपने एक फार्म हाउस का नाम भी टॉल्स्टॉय के नाम पर रखा था। तो गांधी पर यह असरात थे जिसको उन्होंने इंडिया में आकर फिर इस सब को, जो पैसिव रेजिस्टेंस थी या गांधी के मुताबिक जो सच्चाई की तलाश थी, तशद्दुद के रास्ते पर ना चलते हुए, इसको सत्याग्रह का नाम दिया। अब दिसंबर 1920 में गांधी ये ऐलान करते हैं कि नॉन कोऑपरेशन किया जाएगा। इस अंग्रेजों के साथ नॉन कोऑपरेशन के, अदम ताउन के चार बड़े ऐलानात सामने आए।
सबसे पहले ये कि इंडियंस वो तमाम टाइटल्स वापस कर देंगे अंग्रेजों को, जो अंग्रेजों ने उनको दिए हैं टाइटल्स, जो मुख्तलिफ खिताबात अंग्रेजों ने दिए वापस कर दिए जाएंगे। नंबर 2, बॉयकॉट किया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, कोर्ट्स का बॉयकॉट किया जाएगा। और फिर सबसे अहम जो बात थी, सबसे इसमें अहम बात थी वो ये कि गांधी ने इसमें कहा कि हम एक ऐसी तारीख भी देंगे आगे चलकर जिसमें इंडियन से कहा जाएगा कि वो अंग्रेजों को टैक्स देने से इनकार कर दें। अब जहां तक ये पहले 2 पॉइंट्स हैं, यानी टाइटल्स वापस कर देना, ये तो हमें नजर आया कई इंडियंस ने गांधी की कांग्रेस की इस कॉल पर अपने टाइटल्स वापस करने शुरू कर दिए जो अंग्रेजों ने इनको लकब दिए हुए थे। दूसरा, हमने देखा कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी लेजिस्लेटर्स की भारी तादाद ने गांधी की इस कॉल पर बायकॉट किया असेंबलियों का। कोर्ट्स का बायकॉट करने की जहां तक बात है तो कांग्रेस के जो वकला थे, मोतीलाल नेहरू जैसे और बाकी, उन्होंने तो बायकॉट किया, लेकिन जो अक्सरियत थी वकला की उन्होंने बायकॉट ना किया। ये जो पॉइंट था कि टैक्स नहीं दिया जाएगा और इसके लिए तारीख का ऐलान किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी पॉइंट था। क्योंकि अगर जो इंडियंस थे और खास तौर पर जो इंडियन पीजेंट्री थी, यानी इंडिया का जो किसान था, जो रैयत थी, जो जागीरदारों के तहत काम कर रहा था, अगर ये वाकई टैक्स देने से इनकार कर देता, टैक्स ना देता, तो पूरी ब्रिटिश मशीनरी चौक ना हो जाती, बल्कि यहां पर एक तरह का फ्यूडल सिस्टम भी खत्म हो जाता। लेकिन हम देखेंगे कि किया क्या, गांधी ने किस तरह बचाया, ये ऐलान करने के बावजूद कि टैक्स नहीं देंगे, बचाया किस तरह। अब ये शुरू होती है तहरीक दिसंबर 1920 में और गांधी ऐलान करते हैं कि अगर इनके तरीकों पर चला जाएगा, तो गांधी ने दावा कर दिया कि दिसंबर 1921 तक स्वराज मिल जाएगा, इंडियंस को आजादी मिल जाएगी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं बल्कि खुद मुख्तारी मिल जाएगी। इंडियंस अपनी लॉ मेकिंग में, अपनी पॉलिसीज को बनाने में, अपने इंतजामी मामलात में स्वराज यानी खुद मुख्तारी, आजादी हासिल कर लेंगे। गांधी ने दावे करने शुरू कर दिए। अब ये तहरीक चल रही थी, इस तहरीक पर जिस तरह मैंने कहा कि उस वक्त के जो तहरीक खिलाफत के मुसलमान लीडर्स थे उनका भी बहुत ज्यादा असर था। इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में, मालाबार के जो इलाके हैं साउथ इंडिया पे, वहां पर बगावतों की, पीजेंट के बगावतों की इतलात सामने आना शुरू हो गई। इंडियन पंजाब में जो अकालीस थे उन्होंने यहाँ के पंजाब के बड़े जागीरदारों के खिलाफ मुजाहमत शुरू कर दी। इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे वेस्ट बंगाल में हम देखें, मदनापुर में बहुत बड़ी पैमाने पर एहतजाज हुए। आसाम बंगाल रेलवे स्ट्राइक बहुत बड़े पैमाने पर हुई। ये फर्स्ट ऐसी बड़ी तहरीक चल रही थी अब जो 1857 के बाद अंग्रेजों को मुजाहमत दे रही थी। उस वक्त का जो ब्रिटिश मीडिया है, द स्टेट्समैन और द इंग्लिशमैन, वो भी इन बातों को मानता है कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर यह मुजाहमत हो रही थी। अब इस तहरीक का एक और पॉइंट क्या था कि इसमें जो तरीके खिलाफत के लीडर्स थे वो तो मुसलमानों को प्रवोक करने के लिए, भड़काने के लिए, ठीक है, वो सहारा ले रहे थे मजहबी जज्बात का। इसके साथ साथ गांधी ने भी इस तहरीक में मुसलमानों के जज्बात को भरने के लिए कुरान के हवाले देने शुरू कर दिए, मुसलमानों के प्रॉफिट्स के हवाले देने शुरू कर दिए, और साथ साथ हिंदुओं को प्रवोक करने के लिए रामायणा, राम राज्य ऐसे हवाले देने शुरू कर दिए। यानी ये तहरीक को उन्होंने, गांधी ने बिल्कुल रिलीजियस टेक्नोलॉजी देनी शुरू कर दी। मजहबी टर्म्स, मजहबी सिंबलिज्म, मजहबी अलामतों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे हुआ क्या कि जो इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स थी वो बिल्कुल क्लब होने लग गई। यानी जब मैसेज को भड़काया जाएगा उनके मजहब के नाम पर, तो फिर जारी बात है उसके नतीजे जो आएंगे वो हमारे सामने बाद में आते भी रहे इंडिया में 1947 तक। इस तहरीक में गांधी ने इस रिलीजियस सिंबलिज्म का मुसलमानों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी, सिखों के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जब ये तहरीक बढ़ती रही और 1921 के आगाज में गांधी तक ऐसी इतलात आ रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास ऐसी इतलात आ रही थी कि कई मुकामात पर जो पीजेंट्स हैं, किसान हैं, उन्होंने अपने जागीरदारों को टैक्स देने से इनकार कर दिया है। गंटर का जो इलाका है, गंटर से ऐसी इतलात आई कि जो आंध्र प्रदेश का इलाका है कि यहां पर बिल्कुल कई ऐसे पीजेंट्स हैं बड़ी तादाद में जिन्होंने जागीरदारों को टैक्स देने से इनकार कर दिया है। अब ये वो पॉइंट था, ये वो ऐसा हिस्सा था जिसमें अगर गांधी चाहते तो ना सिर्फ ये कि अंग्रेजों को बहुत टफ टाइम दे सकते थे, बल्कि इंडिया में फ्यूडलिज्म खत्म होकर रहता अगर वो इस चीज को इंडोर्स करते। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि एक वाकया हुआ फरवरी के आगाज में,
यानी 4 फरवरी को यूपी का इलाका गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का, जिसको चोरी चोरा कहते हैं, यहां पर एक वाकया हुआ कि जो एहतजाजी थे, चोरा चोरी थाने की पुलिस ने इन पर फायरिंग की और बदले में ये एहतजाज करने वाले जो थे, ये मुजाहिरीन थे, इन्होंने वहां पुलिस पर अटैक कर दिया, जिससे वहां पुलिस बड़ी तादाद में 20 से ज्यादा कहा जाता है पुलिस वाले हलाक हुए। अब ये 4 फरवरी का वाकया है और 12 फरवरी को गांधी फौरन एक मीटिंग बुलाते हैं बारदोली में, गुजरात में कांग्रेस की एक हंगामी मीटिंग बुलाते हैं और इस मीटिंग में फौरन ऐलान कर दिया जाता है कि चूंकि इस तहरीक में तशद्दुद शामिल हो गया है और इंडियंस अभी तक नॉन वायलेंट तैयार नहीं है, अदम तशद्दुद की तहरीक के लिए तैयार नहीं है, तो गांधी इस तहरीक को खत्म करने का ऐलान कर देते हैं। इस बात का सहारा लेकर के यहाँ तशद्दुद का वाकया शुरू हो गए हैं। लेकिन असल में अगर आप देखें, ये आपके सामने चल भी रहा है, असल में इस जो कांग्रेस का इजलास था, इसकी आप एक क्लॉजेस देखिए, जो क्लॉजेस आ रही हैं, अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का सरकारी डॉक्यूमेंट है जहां ये क्लॉजेस हैं। ये क्लॉजेस देखें, असल में इशू क्या था, ये गांधी आप कह रहे हैं पीजेंट्स को कि उनको चाहिए कि वो जागीरदारों को टैक्स दें, टैक्स ना देने का कोई जवाब नहीं है, टैक्सेशन सिस्टम जारी रहना चाहिए। यानी जो एक एक्सप्लॉइटेड सिस्टम है, जो फ्यूडलिज्म एक एक्सप्लॉइटेड सिस्टम है, नाजायज तरीके से कई जागीरदारों को बड़े बड़े जमीनें मिली हैं और वहां पर फिर एक्सप्लॉइट कर कर लोगों से, किसानों से, पीजेंट से, मजदूरों से काम लिया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप वो जबरदस्ती टैक्स दें, टैक्स जारी रखें अपना। और साथ ही एक क्लॉज देखिए, इसमें अश्योर किया जा रहा है फ्यूडल लॉर्ड्स को, जागीरदारों को, जमींदारों को कि आप बेफिक्र रहें, कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। ये राइट है जमींदारों का, जागीरदारों का टैक्स मिलना, जमीनें रखना, जमीनों पर कब्ज रहना, ये इनका राइट है। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस राइट के खिलाफ नहीं जाएगी, बल्कि इस राइट को प्रोटेक्ट करेगी। तो अमली तौर पर हमने देखा कि एक इतनी बड़ी तहरीक, इतना बड़ा एक जो इंडिया के अंदर फर्स्ट मैस लेवल का ये एहतजाज चल रहा था पूरे इंडिया में, इसको साने चोरा चोरी की बुनियाद पर गांधी ने खत्म किया। लेकिन असल में इशू ये आ रहा था कि चूंकि टैक्स के हवाले से जगह जगह बगावतें, टैक्स ना देने के हवाले से कार्रवाइयां शुरू हो गई थी, पीजेंट्स इनकार कर रहे थे, तो गांधी ने किस तरीके से इस न सिर्फ ये कि ब्रिटिश को तो फायदा ही पहुंचा इस एहतजाज के रुकने से, बल्कि खुद इंडिया के अंदर जागीरदारी निजाम को भी बचा लिया, फ्यूडलिज्म को भी बचा लिया। जो फ्यूडल स्ट्रक्चर तबाह हो सकता था अंग्रेजों का बनाया हुआ, उस सिस्टम को किस तरीके से गांधी ने बचा लिया, ये जो है वो हम जान सकते हैं। अभी ये तो एक पहला वाकया है, ये जो 1921 का मैंने जिक्र किया, चोरा चोरी वाकये का 1922 में जो ये वाकया हुआ था 4 फरवरी को, ये वाकया हुआ जिसके बाद किस तरीके से जागीरदारी निजाम को बचाया गया। अभी इसके बाद कई ऐसे वाकये होंगे, 3-4 अहम, जहां ना सिर्फ ये कि पूरा ब्रिटिश स्ट्रक्चर, ब्रिटिश का यहाँ कंट्रोल मुतासिर हो सकता था, बल्कि यहाँ पर फ्यूडलिज्म, यहाँ क्रोनी कैपिटलिज्म का भी खात्मा हो सकता था, जात पात का खात्मा हो सकता था। लेकिन किस टैक्टफुली तरीके से गांधी की पॉलिटिक्स ने इस पुराने सिस्टम को बचाया, ये अब हम मजीद, चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, मजीद इस हवाले से अगले जो 2-3 स्टेप्स हैं वो अब अगले वीलॉग में जानेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीलॉग गांधी पर जो पहला पार्ट था ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीड थिंक विद उमर जावेद पे। बहुत शुक्रिया।